जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ SSC दिल्ली पुलिस के लिए जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? सतलज, सिंधु, कर्मनाशा या फिर रावी नदी को? तो साथियों, भारत के शोक की बात करें तो भारत का शोक कहा जाता है कर्मनाशा नदी को। किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा नदी को। तो हमारा सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगर साथियों आपसे बिहार का शोक पूछ ले, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो हो जाएगा कोसी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पश्चिम बंगाल का शोक पूछ ले, पश्चिम बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी हो जाएगी। कौन सी? दामोदर नदी हो जाएगी। उड़ीसा का शोक पूछ ले तो महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक जो है महानदी को कहा जाता है। ओके, तो भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा नदी को। सी ऑप्शन राइट हो गया। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला अर्थ आवर कब बनाया? वर्ष 2000 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2009 में या फिर वर्ष 2019 में? साथियों, भारत ने जो है अर्थ आवर लगाया था, कब लगाया था? वर्ष 2009 के अंदर। कब लगाया था? वर्ष 2009 के अंदर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 कब लगाया था? 25 मार्च 2009 के अंदर। ओके, अगर विश्व के अंदर बात करें तो दुनिया के अंदर यह लगाया गया था सन 2007 के अंदर। 7 में। कब लगाया गया था? सन 2007 में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहाँ पर सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ओके, तो भारत की बात करें तो भारत में सन 2009 के अंदर, 25 मार्च 2009 के अंदर। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? नोहकलिकाई जलप्रपात, शिव समुद्रम, कुचिकल जलप्रपात, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसकी जगह है इनमें से कोई नहीं। ओके, डी ऑप्शन में। तो साथियों, हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा कुचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, कुचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। कर्नाटक में वराह नदी पर, वराह नदी पर बनाया गया है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। कितना है? 455 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात को हम झरना भी कह सकते हैं, यानी जल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, उसे क्या कहा जाता है? जलप्रपात कहा जाता है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात हो गया। ओके, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है जिसे, कामेट। तो साथियों, पूर्णतः पूछा गया है, यानी पूर्णतः जो है राजस्थान में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो जाएगा हमारा नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। ओके, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। कितनी है? 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, उत्तराखंड के अंदर स्थित है नंदा देवी। ओके, अगर साथियों आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो जाएगा केटू। हो जाएगा कौन सी? केटू, कंचनजंगा, मतलब केटू गॉडविन ऑस्टिन। कहाँ पर है? POK के अंदर स्थित है। POK, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर स्थित है। ओके, अगर भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो जाएगी कौन सी? कंचनजंगा। कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा, जो कहाँ पर स्थित है? सिक्किम के अंदर। ओके, तो सर्वोच्च शिखर नंदा देवी। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 12 नवंबर 1893 को, 11 अगस्त
1941 को या फिर 10 नवंबर 1947 को। तो साथियों बात करें डूरंड रेखा की, तो डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था 12 नवंबर 1893 को। कब किया गया था? 12 नवंबर 1893 को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, डूरंड रेखा की बात करें तो जो है डूरंड रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। लेकिन यह डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लगती है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लगती है। भारत के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर ही लगती है। ओके, तो इसका निर्धारण किया गया था 12 नवंबर 1893 को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, असम में या फिर सिक्किम में? साथियों केसर की खेती की बात करें तो केसर की खेती की जाती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर की जाती है सर्वाधिक केसर की खेती? जम्मू कश्मीर के अंदर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर करेवा की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है? करेवा की कृषि की जाती है। करेवा की बात करें तो साथियों पहाड़ी डालों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर जो कृषि की जाती है उसे करेवा के नाम से जाना जाता है। ओके, जम्मू कश्मीर के अंदर। और केसर की खेती सर्वाधिक कहाँ पर होती है? जम्मू कश्मीर के अंदर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निप्पन किस देश का नाम है? निप्पन की बात करें तो साथियों उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? निप्पन का अर्थ होता है उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश जो है किस देश को कहा जाता है? फ्रांस को, बेल्जियम को, नॉर्वे या फिर जापान को? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, जिसकी राजधानी टोक्यो है। राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? जापान। ओके, इसे जो है विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर हो जाएगा ये। ओके, अगला प्रश्न है, भारत की क्रेटर झील का नाम क्या है? लोनार, सांबर, चिल्का या वेम्बनाड? साथियों बात करें क्रेटर झील की, तो क्रेटर झील वो होती हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील, यानी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील को क्या कहा जाता है? क्रेटर झील कहा जाता है। यानी इस प्रकार से ज्वालामुखी होते हैं, इसके बीच के अंदर जो है पानी भर जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रेटर झील कहा जाता है। और ये क्रेटर झील भारत की है, उससे लोनार झील है। क्रेटर झील कौन सी है? लोनार झील। ओके, सांबर झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओके, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। ओके, चिल्का झील उड़ीसा में और सांबर राजस्थान के अंदर स्थित है। और लोनार झील की बात करें तो साथियों लोनार झील है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर जो है लोनार झील स्थित है, महाराष्ट्र। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कोयना, वीना, घाट प्रभा या फिर पंचगंगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वीना। कौन सी नदी नहीं है कृष्णा नदी की सहायक? वीना नदी नहीं है। इसके अलावा कोयना, घाट प्रभा, पंचगंगा आदि सभी नदियाँ किसकी हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में भीमा, कोयना, मूसी, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा और पंचगंगा आदि नदियाँ आती हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वीना जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? सरसों, मक्का, सोयाबीन या फिर कपास? रबी की फसल वो होती है जो सर्दियों में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं रबी की फसल? सर्दियों में बोई जाती हैं। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों जो है रबी की एक फसल है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
इसके अलावा गेहूं, जौ, सरसों आदि फसलें जो हैं रबी की फसलें हैं। ओके, अगला प्रश्न है, क्या हो गया? हाँ, तो रबी की फसल कौन सी है? सरसों जो है रबी की फसल हो जाएगी, हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, 8 प्रकार की, 10 प्रकार की या फिर 12 प्रकार की? साथियों, बात करें मिट्टी की, मिट्टी होती है 8 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की। हमारा बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। इसमें आपको मुख्य मुख्य नदी की बात करें तो इसमें जलोढ़ मिट्टी आती है। जलोढ़ मिट्टी जो कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? लगभग 43% भाग पर फैली हुई है। इसके बाद में आते हैं लाल मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती हैं, बांगर और खादर। बांगर जो है पुराना जलोढ़ होता है और खादर नवीन जलोढ़ होते हैं। ओके, इसमें खादर जो है सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ओके, इसके बाद में आते हैं लाल मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी। यह कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? 18% भाग पर फैली हुई है। लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी कितने प्रतिशत? 18%। इसके बाद में काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करें तो 15% भाग पर फैली हुई है। काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके बाद में आती हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा यह जो है काजू की कृषि की जाती है इसके अंदर, और यह कितने प्रतिशत भाग पर फैली है? 3% भाग पर फैली हुई है लेटेराइट मृदा। और इसके बाद में आती है मरुस्थलीय मृदा। कौन सी? मरुस्थलीय मृदा। जो राजस्थान की बात करें तो मतलब भारत के अंदर जो है थार के मरुस्थल में फैली हुई है। थार के मरुस्थल में और गुजरात के कच्छ के रण में जो है यह मिट्टी पाई जाती है। ओके, यह कितनी प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? 4% भाग पर फैली हुई है। ओके, तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में, दक्षिणी अमेरिका में, ईरान में या फिर इटली में? तो साथियों, विसुवियस ज्वालामुखी की बात करें तो विसुवियस ज्वालामुखी है इटली के अंदर। कहाँ पर स्थित है? इटली के अंदर। हमारा जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विसुवियस की बात करें तो विसुवियस के अलावा बात करें तो यहाँ पर इटली के अंदर एटना ज्वालामुखी भी कहाँ पर पाया जाता है? इटली के अंदर। और एक है स्ट्राम्बेली ज्वालामुखी भी कहाँ पर पाया जाता है? इटली के अंदर। तो विसुवियस, एटना, स्ट्राम्बेली। विसुवियस हो गया, एटना के अलावा स्ट्राम्बेली। ज्वालामुखी कहाँ पर पाई जाती हैं? इटली के अंदर। डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका, देवबंद ईरान या फिर उपरोक्त सभी? तो साथियों, हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। पोपा, किलिमंजारो व देवबंद तीनों जो है शांत ज्वालामुखी हैं। ओके, पोपा म्यांमार में, किलिमंजारो अफ्रीका में और देवबंद ईरान के अंदर स्थित है। ओके, डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी में से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड? तो साथियों, बात करें ज्वालामुखी की, ज्वालामुखी के अंदर सर्वाधिक निकलती है जलवाष्प। कौन सा निकलता है? जलवाष्प जो है हमारा जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।